देखो बच्चों, तो आज अपन बात करने जा रहे हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इसमें जो टर्म है पहला वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको अपन फाइम से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? फाइम से दिखा रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब यहाँ अपन बात करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। बच्चों देखो, हमने वहाँ बात किया था कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है पास कर रही है, उसका अपन क्या बोले थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली यहाँ फील्ड लाइंस का नेचर चेंज हो रहा है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो यहाँ पे अपन इसको फाइम से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? फाइम से दिखा रहा है। तो फाइम इज इक्वल टू क्या होगा? फाइम की वैल्यू जो आ रहा होगा बच्चों, वो आ रहा बी डॉट ए। अपन इसको क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस थीटा। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे है, और हमने एक कॉइल लिया है। अपने को पता है कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो अपने साइड, जो फेस के साइड होता है उसको अपन एज्यूम करते हैं। तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, और ये एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल जो है क्या? थीटा। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है बच्चों कि कभी कभी होता क्या है कि पर्टिकुलर एरिया का एंगल दे देता है बी के साथ, नहीं तो कोई कॉइल है उस कॉइल का एंगल दे देता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल गिवन है। तो यहाँ जो एंगल होता है वो होता है थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या होता है? एरिया वेक्टर। देखो अगर अपन बात करें फाई बी की, तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। दैट्स वाई फाई बी जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर मैं यहाँ यूनिट की बात करूँ बच्चों, तो ये जो एसआई यूनिट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसको अपन लिखेंगे बी ए। बी का क्या होता है? टेस्ला। ए का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसको अपन वेबर भी बोलते हैं, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। देखो सीरियस यूनिट की बात करें तो टेस्ला को अपन किससे कन्वर्ट करते हैं? गॉस से। और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर से। इसको अपन मैक्सवेल भी बोलते हैं। अगर इन दोनों में अपन रिलेशन देखें तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10 का पावर 4 गॉस इंटू 1 मीटर स्क्वायर को अपन 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से 1 वेबर जो होगा वो 10 का पावर 8 मैक्सवेल के बराबर आ रहा होगा। देखो अगर अपन कुछ नोट्स देखें इसमें, तो नोट्स देखो जो इसमें पहला नोट है वो ये है। अपन इसमें नोट अगर देखें तो देखो इसमें अगर नोट देख रहे हो तो मान लो जो पहला नोट है कि कॉइल ऐसा है, कॉइल जो है ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। किधर है? एरिया वेक्टर इधर है। और हमने क्या किया है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इधर लगा के रखा है। किधर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपन बच्चों किधर लगा के रखे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपन इधर लगा के रखे हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको अपन बी से दिखा रहे हैं। तो यहाँ थीटा देखें बच्चों तो कितना है? 0 डिग्री। तो थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल। तो देखो अगर यहाँ अपन फाइम लिखे हैं तो लिखेंगे बी ए कॉस 0 डिग्री। तो फाइम जो होगा बच्चों वो कितना रहा होगा? बी ए के बराबर, जो कि मैक्सिमम होगा ना। इस केस में जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ बच्चों, तो देखो दूसरा केस जो है ऐसा है। अगर मान लो कि मैं कॉइल और एरिया वेक्टर ऐसे ले लिया, ये देखो ये है एरिया वेक्टर, और मैंने इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे ड्रॉ किया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे ड्रॉ किया है बच्चों। तो देखो अगर यहाँ थीटा देखते हो तो 180 डिग्री आ रहा है। तो फाइम को कैसे लिखोगे? फाइम इज इक्वल टू बी ए कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ से फाइम देखोगे तो माइनस बी ए के बराबर आ रहा है, जो कि क्या है? मिनिमम वैल्यू होगा। चलो अब अपन बात करते हैं। मान लो कि आप कॉइल ऐसे रख दिए। कैसे रख रहे हो? इस बार मान लो कि आपने कॉइल को ऐसे प्लेस किया। जो तीसरा केस है बच्चों वो ऐसा है कि हमने तीसरा केस में कॉइल को ऐसे रखा, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा बच्चों ये ऊपर आ रहा होगा, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे ही बिछा के रखा है, जो कि यूनिफॉर्म है। तो यहाँ थीटा देखोगे तो 90 डिग्री है। फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? बी ए
cos 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितना होता है बच्चों 0। देखो अगर मान लो यहाँ एक नोट देखते हैं कि आपको लिखना है मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको क्या लिखना है मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर n टर्न्स के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है बच्चों। तो देखो आपको ये पता है कि फाई एम जो होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा, तो इससे n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल फ्लक्स आ रहा होगा वो इतना आ रहा होगा, फाई एम की वैल्यू n बी ए कॉस थीटा के बराबर आ रहा होगा। देखो अब अपन कुछ सवाल देखते हैं। सवाल जो है मान लो कि जो पहला सवाल दिया है बच्चों वो ऐसा है कि आपको बताना क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स होगा। क्या बताना है कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स एसोसिएट हो रहा होगा जब अपन क्या किए हैं कि एक कॉइल रखे हैं। देखो मैंने क्या किया है, एक कॉइल रखा है एक्स वाई और जेड। हमने क्या किया बच्चों कि वाई जेड प्लेन में एक कॉइल रखा है जिसका एरिया जो है वो दिया हुआ है अपने को 100 यूनिट्स। क्या दिया हुआ है 100 यूनिट्स। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू गिवन है अपने को 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। देखो अपने को पता है कि कोई भी एरिया वेक्टर है तो उसका जो एरिया वेक्टर आएगा, कोई भी एरिया है उसका एरिया वेक्टर जो होता है इससे परपेंडिकुलर होता है। तो एक्स जेड प्लेन का जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा या एक्सिस होगा वो वाई होगा। तो अपन जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों, जो एरिया वेक्टर यहाँ आ रहा होगा उसका डायरेक्शन जो है प्लस जे कैप रहा होगा। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 100 जे कैप। तो देखो फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है बी डॉट ए। तो यहाँ लिखोगे तो 100 यहाँ लिख लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट का रहेगा 100 जे कैप। आपको पता है कि i डॉट जे 0 जे डॉट जे तो 3 इंटू 100, तो 0 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 300 वेबर आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा 300 वेबर आ रहा होगा बच्चों। देखो अगर अपन अगला सवाल देखें तो अगले सवाल में है क्या बच्चों कि अपने को एरिया वेक्टर जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। क्या है एरिया वेक्टर जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। और बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। इस बार जो सवाल है वो ऐसा है। तो आपको बताना क्या है कि आपको ये बताना है कि फाई एम की वैल्यू कितना आ रहा होगा। ये छोटा सवाल है। जो सवाल है वो है फाई एम की वैल्यू बताओ। फाई एम की वैल्यू बताओ जब अपने को एरिया वेक्टर गिवन है। एरिया वेक्टर मान लो कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप है। और मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूँ कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5 यहाँ लिख लो 5k कैप है। देखो अगर फाई एम निकालते हो तो बच्चों देखो फाई एम का सॉल्यूशन जो फाई एम आता है वो कितना आता है बी डॉट सिंपल डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप ये आ रहा हुआ। इसको करोगे तो ये देखो 4 माइनस 9 प्लस 25 इतना वेवर आ रहा होगा। चलो इसको कैलकुलेट करोगे तो 29 माइनस 9 इतना वेबर, इसको आप ले सकते हो 20 वेबर के बराबर जो है वो फ्लक्स आ रहा होगा। देखो अब होता क्या है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने को गिवन रहता है बच्चों और आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पहचानना रहता है। ऐसा सवाल है कि फाइंड फाई एम
इन ईच केस, हर एक केस में आपको क्या बताना है, फाइम बताना है। जब एरिया ऑफ द क्वाइल लिख लो यहाँ, एरिया ऑफ क्वाइल जो है बच्चों, एरिया ऑफ क्वाइल जो है वो ए गिवन है। देखो सवाल ऐसा है, जो पहला सवाल है वो ऐसा है सिंपल सा। देखो इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक क्वाइल जो है यहाँ पे है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अपने को गिवन है इधर बी। जो दूसरा सवाल है बच्चों वो ऐसा है, सिंपल सा सवाल है। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस गिवन है, और इस बार जो क्वाइल रखा हुआ है वो इस प्लेन में रखा हुआ है। सिमिलरली जो अगला सवाल है वो ऐसा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो वाई एक्सिस में ही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई एक्सिस में है। जो अगला सवाल गिवन है वो ऐसा है, जो अगला सवाल है उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस गिवन है। इस बार जो क्वाइल है वो इस प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है। जो डी नंबर सवाल है बच्चों वो ऐसा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस बार जो है क्वाइल जो है इस प्लेन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बी एक्स दिया हुआ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है बी जेड दिए, बी वाई दिया हुआ है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग बी जेड दिया हुआ है। तो हर एक के केस में आपको फाइम बताना है जब क्या हो रहा है, जब जो क्वाइल का एरिया है वो अपने को गिवन है। देखो अगर आप इसको देखते हो तो देखो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर जो आ रहा होगा वो जेड में आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा, जो इसका एरिया वेक्टर होगा बच्चों, जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो जो आ रहा होगा वो जेड डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन में आ रहा होगा, और बी जो है बच्चों वो वाई के डायरेक्शन में है, बी है वाई के डायरेक्शन में, और जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो जो है वो जेड के डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के बराबर होगा, तो इससे जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो जीरो आएगा। देखो ये वाई जेड प्लेन में है तो इसका जो एरिया वेक्टर आ रहा होगा वो प्लस का आई कैप में आ रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो प्लस का जे कैप, और दोनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा होगा वो जीरो बन रहा होगा ना। देखो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये जो कॉइल है एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन का जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो ये इसका जो एरिया वेक्टर है बच्चों वो है प्लस का जे कैप, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है प्लस का जे कैप। तो इस केस में जो फाइम बन रहा होगा वो बन रहा होगा डी ए कॉस 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कितना बन रहा होगा, यहाँ पे जो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों ये एक्स वाई प्लेन में है तो जेड में होगा, तो एरिया वेक्टर जो है प्लस के कैप में होगा। लेकिन देखो ये जो बी है ये अपन बी लिखे हैं तो लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। लेकिन देखो बच्चों यहाँ एरिया वेक्टर का अगर डॉट करते हैं तो अपने को पता है कि के क्या के साथ होगा, तो अपन लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू बी जेड इंटू ए, इतना यूनिट्स का फ्लक्स आ रहा होगा। यहाँ पे बात करने जानने वाली बात यह है बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है अपने को, क्या निकालना होगा बच्चों, यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। देखो एक और नोट देखते हैं कि जो बी और ये है, जो फ्लक्स लिखे हैं अपन बी ए कॉस थीटा, क्या लिखा है बी ए कॉस थीटा, जो फ्लक्स लिखे हैं बच्चों अपन लिखे हैं बी ए कॉस थीटा। तो देखो अपने को एरिया वेक्टर उतना ही लेना रहता है जितने दूर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो। क्या हो, देखो यहाँ नोट लिख लो, नोट ये है कि अपने को पता है कि जो फ्लक्स लिखे हैं वो है बी ए कॉस थीटा। देखो यहाँ जो एरिया वेक्टर है याद रखना ये जो है ये उतना ही लेना है जितना दूर बी हो, क्या हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ जो एग्जांपल है वो ये है
कि मान लो कि मैं एक इनफाइनाइट सोलिनॉइड लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने एक इनफाइनाइट सोलिनॉइड लिया, देखो इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, क्या है, ये इसकी एक्सिस है, ये इनफाइनाइट सोलिनॉइड। मैंने एक क्या किया, यहाँ एक डिस्क लिया, क्या लिया, यहाँ एक डिस्क लिया जिसकी रेडियस जो है बच्चों इससे ज़्यादा है। मैंने यहाँ एक डिस्क लिया है जिसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। और याद रखना ये डिस्क है, इस डिस्क का और इस सोलिनॉइड का एक्सिस जो है कॉन्साइड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सिस जो है कॉन्साइड कर रहा है। देखो इसकी एक्सिस कॉन्साइड कर रहा है। इसका अगर एरिया वेक्टर देखें बच्चों तो देखो इसकी जो एरिया वेक्टर होगा वो जो है इधर आ रहा होगा, और इसके चलते मैं मान लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अपने को पता है कि सोलिनॉइड के जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो बाहर वाला जितना एरिया है बच्चों, बाहर वाला जितना एरिया है वहां तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ही नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो क्या अपन इतना एरिया लेंगे, नहीं, अपन उतना ही एरिया लेंगे फ्लक्स लिखते वक्त जितना दूर में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो। तो याद रखना अपन जो एरिया लेंगे वो डिस्क का एरिया नहीं लिखेंगे। तो देखो अपने को पता है कि बी ड्यू टू सोलिनॉइड जो होता है वो होता है म्यू नॉट, यहाँ लिख लो, वो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलिनॉइड की बात करें तो अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख रहे हैं, तो उसका वैल्यू होगा स्मॉल आर स्क्वायर। देखो इसको अपन लिख रहे हैं ए सोलिनॉइड, क्या लिख रहे हैं, ए सोलिनॉइड। तो देखो फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ड्यू टू सोलिनॉइड इनटू एरिया ऑफ डिस्क नहीं लिखना है, उतना ही एरिया लिखना है बच्चों जो जितने दूर में सोलिनॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, बस इतना ही दूर में। तो अपन लिख देंगे यहाँ एरिया ऑफ सोलिनॉइड, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलिनॉइड। तो ये आ रहा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू डिस्क जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा बी ड्यू टू सोलिनॉइड, ठीक है, सोलिनॉइड इनटू एरिया ऑफ सोलिनॉइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलिनॉइड, ना कि मैं डिस्क का लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ ये बात आपको पता है। तो म्यू नॉट, यहाँ लिख लो म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस डिस्क। तो हम आपको याद रखना पड़ेगा जो एरिया गिवन है उसका अपन कंप्लीट एरिया तब लेंगे जब पूरा एरिया जो है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड में हो। पूरा एरिया किस में हो, पूरा एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड में, नहीं तो अदरवाइज अपने को क्या लेना पड़ेगा, अदरवाइज अपने को उतना ही एरिया उस पोर्शन का लिखना पड़ेगा जितने दूर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएट हो रही होगी। देखो ये बात आपको क्लियर होगा। तो देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। क्या बात करने जा रहे हैं कि कभी कभी होता क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो फ्लक्स पूछ लिया जाता है। तो लिखो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें मैं क्या ले रहा हूं कि इसमें एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे मैं एक एरिया ले रहा हूँ जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। किस शेप का है, ये जो है यहाँ से आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन टी है और यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन जो है एस है। आपको बताना है कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा इसमें कितना एसोसिएट हुआ होगा, फाइम बताना है। अपने को पता है कि इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है या बी ड्यू टू वायर वो जो बनता है वो बनता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। देखो अगर मैं इस वायर से इधर मूव करूंगा तो डी का वेरिएशन हो रहा है। यही रीजन है कि ये जो एरिया है बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है जो आपको मैं सिखा दिया था। देखो इधर करंट और फेस ऑफ द पाम इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ रहा है, तो इसके चलते आ रहा है। मैं क्या करने जा रहा हूँ,
इसके चलते मैं यहाँ से x गया, देखो इस वायर से मैं x जा रहा हूँ और dx का थिकनेस निकाल रहा हूँ, dx का थिकनेस लगा रहा हूँ, और ये जो एरिया होगा बच्चों इसको मैं छोटा सा एरिया बोल रहा हूँ dA। क्या बोल रहा हूँ? dA। ये जो dA होगा इसको आप कितना लिख सकते हो? जो dA होगा बच्चों वो देखो ये यहाँ से लेकर s और यहाँ से लेकर के dx, तो आप लिख सकते हो s इंटू dx, ये आ रहा होगा dA। और यहाँ से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एक्स। तो इतने एरिया में जो फ्लक्स बन रहा होगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इतने एरिया में जो फ्लक्स बन रहा है उसको मैं डी फाई एम बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? डी फाई एम। तो मैं डी फाई एम को कैसे लिखूंगा? देखो मैं जो डी फाई एम होगा उसको कैसे लिखूंगा? उसको लिखूंगा बी इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, देखो b को लिखूंगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई एक्स इंटू डी ए की वैल्यू डालूंगा एस डी एक्स, ये लिख दूंगा डी फाई एम। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर मेरे को कंप्लीट एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है? कंप्लीट एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं फाई एम को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, म्यू नॉट आई जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर निकाला, 2 पाई इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 1/x dx का, कहाँ से कहाँ तक? देखो ये लूप कहाँ से कहाँ तक है? r से लेकर के r प्लस टी तक, r से लेकर के r प्लस टी तक। देखो जो फाई एम बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है म्यू नॉट आई इंटू एस डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा ln x, और जो लिमिट होगी वो होगी r से r प्लस टी तक। तो देखो इसका जो वैल्यू आ रहा होगा 2 पाई, ये देखो ln r प्लस टी डिवाइडेड बाई r, ये आ रहा है फाई एम की वैल्यू, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो यहाँ पर देखें तो फाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, जो इसका ये वाला डायमेंशन है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। देखो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब अपन बात करने जा रहे हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट की। देखो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू ईएमआई को ऑब्जर्व किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो था उसको ऑब्जर्व किया था। देखो जो अपन बात करने जा रहे हैं, बच्चों वो है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। क्या बात करने जा रहे हैं? फैराडे का एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो फैराडे ने एक सेटअप लगाया और उस सेटअप से ईएमआई को ऑब्जर्व किया था। क्या किया था? उस ईएमआई को ऑब्जर्व किया था। जो पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप था बच्चों, जो पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो ऐसा था। उन्होंने क्या किया? एक कॉइल लिया। क्या लिया? एक कॉइल लिया। उस कॉइल में उन्होंने क्या किया? एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा। क्या जोड़ा? गैल्वेनोमीटर जोड़ा। और उन्होंने क्या किया? एक मैग्नेट लिया। एक मैग्नेट लिया, उस मैग्नेट को मोशन में रखा। क्या किया? ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ। एक बार उन्होंने इसको पास लाया और दूसरी बार में उन्होंने दूर लेके गया। तो उन्होंने देखा बच्चों, क्या देखा? कि अगर ये जो मोशन है वो 0 के बराबर है, और ये फिक्स था ना, ये जो था, ये कॉइल जो था वो फिक्स था। उन्होंने क्या देखा कि अगर कोई मूवमेंट कॉइल बार मैग्नेट में नहीं हो रहा है तो ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है बच्चों, इसको लिखो, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। V इज इक्वल टू 0, तो नो डिफ्लेक्शन इन G, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या किया? जब मोशन में रखा, जब कॉइल को मोशन में रखा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। क्या आ रहा था? गैल्वेनोमीटर में उन्होंने डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ से आया होगा? कहीं ना कहीं इससे इंड्यूस करंट फ्लो हुआ होगा। क्या? इंड्यूस करंट, क्योंकि पहले तो
करंट था नहीं, तो उस करंट को उन्होंने नाम दिया इंड्यूस करंट। देखो यहाँ जो V था बच्चों, वो था रिलेटिव मोशन। क्या था, याद रखना, यहाँ जो उन्होंने V लिखा वो था रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, उन्होंने इसको देखा। देखो जो उन्होंने दूसरा सेटअप लगाया वो था कि एक कॉइल लिया। क्या लिया, एक कॉइल लिया बच्चों, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया, इसमें उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया, ताकि अगर छोटा सा भी करंट इसमें फ्लो हो तो वो नोटिस हो जाए। क्या हो जाए, नोटिस हो जाए। और एक दूसरा कॉइल लिया, ठीक है, एक दूसरा कॉइल लिया, उसमें जो है करंट फ्लो कराया। क्या कराया, करंट को फ्लो कराया। इसमें उन्होंने सेल जोड़ दिया था, करंट फ्लो हुआ। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ होगा, तो आपको मैं ये बात बताया था पिछले लेक्चर्स में कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है तो वो डाइपोल जैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखो इसके वजह से करंट जो है वर्टिकल, ये जो कॉइल है वर्टिकल लूप में है, ये जो कॉइल था वो फिक्स था। क्या था, ये जो कॉइल था बच्चों वो फिक्स था। तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल। क्या हो रहा होगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मतलब मैं एक मैग्नेट को वापस लेके आ रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, इसके मोशन को ऐसे रखा, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो उन्होंने क्या किया, वापस यही चीज ऑब्जर्व किया कि अगर V इज इक्वल टू 0 है तो गैल्वेनोमीटर में जो है नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर उन्होंने ये बोला कि अगर स्पीड है बच्चों, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो रही थी, कि डिफ्लेक्शन पाया जा रहा था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कहीं ना कहीं इसके मोशन के चलते, इसके मूवमेंट के चलते कहीं ना कहीं फिक्स कॉइल में जो है कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कहीं ना कहीं करंट फ्लो हुआ है। क्या हुआ है, करंट फ्लो हुआ है। पहले से तो कोई करंट नहीं था, तो इस करंट का नाम दिया उन्होंने इंड्यूस करंट। क्या नाम दिया बच्चों, इंड्यूस करंट। उन्होंने जो तीसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो तीसरा रखा था वो था ऐसे बच्चों कि एक कॉइल लिया, ये जो कॉइल था वो फिक्स था, इसमें उन्होंने गैल्वेनोमीटर जोड़ा, ठीक है बच्चों, और एक और कॉइल लिया बच्चों, इस कॉइल को मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक कॉइल लिया, उस कॉइल में एक बैटरी कनेक्ट की और एक की लगाया। क्या लगाया, की लगाया। उन्होंने देखा कि जैसे ही मैं की को क्लोज कर रहा हूँ, याद रखना बच्चों, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन ली उसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि when key is, पहला जस्ट प्रेस्ड, जब की को उन्होंने जस्ट प्रेस्ड किया बच्चों, जैसे ही उन्होंने की को जस्ट प्रेस किया तो उन्होंने पाया डिफ्लेक्शन। क्या पाया, उन्होंने डिफ्लेक्शन पाया। क्या पाया बच्चों, डिफ्लेक्शन पाया। देखो उन्होंने लॉन्ग प्रेस करके रखा, उन्होंने अगर कॉइल को की को लॉन्ग प्रेस करके रखा जो दूसरा था, और उन्होंने लॉन्ग प्रेस करके रखा की को, तो नो डिफ्लेक्शन, उन्होंने पाया कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जो तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिया कि इज जस्ट क्लोज्ड, क्या, की इज जस्ट क्लोज्ड, जस्ट ओपन लिखो। की को जैसे ही उन्होंने ओपन किया या रिलीज किया तो उन्होंने देखा कि देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर में जो है वो बच्चों क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्या है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो बच्चों अब अपन बात करने जा रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। उन्होंने कुछ लॉ दिया था। क्या दिया था, फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। देखो फैराडे ने जो है ये ईएमआई में 2 लॉ दिया। तो जो फर्स्ट लॉ था
ये क्या था मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फैराडे ने जो पहला लॉ में बोला, उन्होंने ये बोला कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया से बच्चों, अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया से फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेरिंग फ्लक्स है, अगर टाइम के साथ वेरिंग फ्लक्स है तो वहां पे एक इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन होगा। क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन होगा, मतलब एक सेल बनेगी। अब इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो एक सेल बनेगी, और सेल बनेगी तो उस सेल से करंट फ्लो होगा, उसको उन्होंने बोला इंड्यूस करंट। तो देखो उन्होंने जो पहला लॉ बोला कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया से बच्चों टाइम वेरिंग फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और ये इंड्यूस ईएमएफ तब तक वहां लास्ट करेगा जब तक फ्लक्स जो है टाइम के साथ वैरी होते रहेगा। क्या होते रहेगा? फ्लक्स जो है टाइम के साथ वैरी होते रहेगा। तो इसको लिख लो, वेन एवर देयर इज चेंज, लिख लो कि वेन एवर देयर इज change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux, then there is induced EMF, induced EMF, there is induced EMF, and this EMF, लिखो, and this EMF lasts till the magnetic flux is changing। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते रहेगा बच्चों, तब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते जो इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन आएगा वो लास्ट करेगा, वो लास्ट करेगा। जो सेकेंड लॉ बोला उन्होंने, इसी स्टेटमेंट को उन्होंने लिख दिया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। क्या कर दिया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पिरो दिया। देखो जो सेकेंड लॉ था वो क्या था? तो सेकेंड लॉ था बच्चों, उन्होंने ये बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों, ये जो चेंज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा होगा, उन्होंने ऐसा बोला। तो देखो अपन लिख रहे हैं कि ई इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई एम बाई डी टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूँ तो ई इंड्यूस इज इक्वल टू के टाइम्स डी फाई एम बाई डी टी आएगा। एसआई यूनिट में जो के की वैल्यू है वो 1 लिखते हैं, तो ई इंड्यूस जो आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा डी फाई एम बाई डी टी। क्या आ रहा होगा? डी फाई एम बाई डी टी के बराबर आ रहा होगा। अगर यहाँ नोट देखें बच्चों तो देखो नोट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, पहला जो इंड्यूस ईएमएफ है ये doesn't depend on nature of coil या एरिया, नेचर ऑफ कॉइल या इसी को आप लिख दो एरिया, कि उसके नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप यहाँ देखते हो बच्चों तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, यहाँ दूसरा लिखो, जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है ये आ रहा है स्लोप ऑफ फाई टी कर्व, जो फाई एम और टी कर्व है इसका स्लोप आ रहा है। तो मतलब मैं अगर एक फाई टी कर्व ड्रॉ करूं, देखो फाई एम और टी कर्व ड्रॉ करता हूं, इसका जो स्लोप आ रहा होगा वो आ रहा होगा tan थीटा, इसका जो स्लोप आ रहा होगा
वो tan थीटा आ रहा होगा और उसकी वैल्यू आ रही होगी ई इंड्यूस के बराबर। देखो अगर एक और ड्रॉ करते हो फाई एम वर्सेस टी कर्व, तो फाई एम वर्सेस टी कर्व ड्रॉ करोगे तो देखो अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो स्लोप बनेगा इज इक्वल टू tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बात देखने वाली ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है बच्चों, वो जो है इंड्यूस ईएमएफ नेचर ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि उसका नेचर किस तरीके का है। क्या है बच्चों? नेचर क्या है। अगर यहाँ यूनिट की बात करोगे, इंड्यूस ईएमएफ क्या है? ईएमएफ है। तो अगर यहाँ इसकी यूनिट की बात करोगे, इंड्यूस ईएमएफ की यूनिट की बात करते हो तो ये वोल्ट आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? वोल्ट आ रहा होगा। इंड्यूस ईएमएफ का जो यूनिट आ रहा होगा बच्चों वो वोल्ट आ रहा होगा। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं लेंज लॉ की। देखो लेंज लॉ क्या होता है, बच्चों को अधिकतर डाउट रहता है कि लेंज लॉ क्या होता है और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसमें। तो देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं लेंज लॉ। लेंज का लॉ क्या था? देखो लेंज ने क्या किया कि जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आ रहा है इसके डायरेक्शन को उन्होंने बताने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा था उसको मैं लिखना चाह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अनुसार द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, लिखो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट is such that it opposes the region by which it is produced, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो लेंज लॉ जो है वो क्या बोल रहा है? लेंज लॉ ये बोल रहा है कि जिस कॉज और रीजन के चलते जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट है वो आ रहा है, उसका जो अपोज होगा उस सेंस को अपन बोलेंगे सेंस ऑफ करंट और सेंस ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा था उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली बात, जो लेंज लॉ था वो था बेस्ड ऑन, बाद में देखेंगे अपन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था। क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट था। तो देखो उन्होंने इंड्यूस ईएमएफ को ऐसे लिखा, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम बाई डी टी। क्या लिखा उन्होंने? माइनस डी फाई एम बाई डी टी। ये था मैकेनिकल फॉर्म ऑफ लेंज लॉ। क्या था? ये था बच्चों मैकेनिकल फॉर्म ऑफ लेंज लॉ। ये लेंज लॉ का मैकेनिकल फॉर्म था। यहाँ पे माइनस साइन सर क्यों? ये बता रहा है अपोजिशन। क्या बता रहा है? कॉज का अपोजिशन। माइनस साइन का मतलब अपोज का मतलब डायरेक्शन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।